आपने सरकार किससे पूछ के गिराई? पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि एक महिला मुख्यमंत्री को इंक अटैक कर गई। आम आदमी सेना का भी अपना स्टाइल है। चुनाव हमने अभी तक नहीं लड़ा है, पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी सेना। सड़क बनाने के ऊपर लाठीचार्ज कर गए आप। कुछ भी फ्री में नहीं होगा। नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। आज आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रभात जी, आम आदमी सेना की अगर शुरुआत मैं कहूँ कि हाँ कब से हुई है तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली में सर अन्ना का आंदोलन चल रहा था। हम लोग तो नौकरियां करते थे। तो 2013 में जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो हमारी जो शुरुआत हुई तिहाड़ जेल के सामने से हुई, जनकपुरी से। तो वहाँ पे जब अन्ना जी अंदर थे तो लोग धीरे धीरे जुटने लगे। कुछ लोग डपली बजा रहे थे, कोई गाने गा रहे थे। तो ऐसे धीरे धीरे रात को लोग आते थे परिवार के साथ। हम लोग वहाँ से जुड़ते चले गए। वहाँ से आगे फिर वापस रामलीला मैदान आ गए जब मार्च हुआ। तो ऐसे करते करते आंदोलन के रूप में हम रहे। फिर धीरे धीरे जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की आकांक्षाएं थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो हम कुमार विश्वास जी के, वैसे हम टीम तो जो थे वो कुमार विश्वास की तरफ के लोग थे। ठीक है। और प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी के साथ हम लोग भी फिर पॉलिटिकल हो गए। ये जो आंदोलन था, आंदोलन से क्या उम्मीदें वाबस्ता थी आप? देखिए, जन लोकपाल का बहुत बड़ा मसला था। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश जो था जाग चुका था। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत कुछ बदलने जा रहा है। और अन्ना जी की जो ईमानदारी थी, जो सरलता थी, वो दिख रही थी लोगों में। अब तक के इतने सारे आंदोलन से सबसे अलग वो आंदोलन था, क्योंकि वहाँ पे ना लोग जुड़ रहे थे। वो लोग जुड़ रहे थे जो पॉलिटिकल नहीं थे। वो लोग जुड़ रहे थे जो रोजगार वाले थे, नौकरी वाले थे, छुट्टियां ले लेके लोग काम कर रहे थे, स्टूडेंट जुड़ रहा था। तो बहुत सारा वो आंदोलन बड़ा चल रहा था। और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो अब तक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो निर्णायक तब हुई जब अन्ना का आंदोलन स्टार्ट हुआ। उससे लोगों को उम्मीद जुड़ी कि शायद अब देश बदल जाएगा। तो वो इस तरीके से चलते रहे, हम लोग स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक शुरुआत हुई, लेकिन अब सवाल यहाँ ये आता है कि आप लोगों ने ज्वाइंटली 49 दिन की सरकार भी आप लोगों की बनी। जी। उसके बाद फिर ये आम आदमी सेना की पैदाइश कैसे हुई? ऐसा हुआ जी, 14 फरवरी 2014 को जब 49 दिन की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, वो जब सरकार नॉर्मल चल रही थी, कांग्रेस की तरफ से कोई दबाव भी नहीं था, कोई एमएलए उनको तंग भी नहीं कर रहा था, और सरकार बराबर पानी बिजली पे काम कर रही थी। ठीक है। 49 डेज। ऐसा क्या हुआ, केजरीवाल जी को की सरकार गिराया उन्होंने। क्योंकि उस समय तक जनमत संग्रह हुआ करता था कि लोग बताएंगे कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो वो क्या था, मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने सरकार गिरा दिया। उसके खिलाफ थे लोग, उस सरकार गिरने के भी खिलाफ थे, जिसमें आपके कुमार विश्वास भी नाराज हुए थे और प्रशांत भूषण जी ने भी कहा कि नहीं, सरकार चलने दो। लेकिन उन्होंने सरकार गिरा दिया। तो 7 बजे हम कार्यकर्ता थे उसमें। हम कोई टिकट के लिए या किसी विधायक के लिए नहीं गए थे। सरकार गिरने के बाद हम अलग हुए हैं। लोग सरकार बनने के बाद अलग होते होंगे या मिलते होंगे, क्योंकि उनके इश्यू होते हैं। हम तो सरकार गिरने से अलग हुए। यानी कि आप फेवर में नहीं थे? नहीं, कोई भी नहीं था। क्योंकि लोगों को, हम लोगों ने वोट डलवाए थे अपने विधानसभाओं से। लोगों को ये बोला गया था कि बिजली पानी आपको फ्री करवाएंगे, और 20,000 लीटर पानी और बिजली, ये सब करके एक सरकार का प्रोपेगेंडा हम लोग मार्केट में ले गए थे, और वो हुआ भी। उसके बाद जब सरकार गिरी तो हमें ये पता लगा कि अब सरकार गिरा के ये लोग बनारस की तरफ जाएंगे। तो हम लोगों को यही टेंशन हो गई थी कि हम लोगों में क्या जवाब देंगे, जिनके यहाँ से वोट पकड़ पकड़ के ला के दिया था। हमने पार्टी काट के सेना लिख दिया था। हमारा पहला निर्माण 2014 फरवरी को आम आदमी सेना बनी। और केजरीवाल का पहला विरोध भी अगले दिन 11:30 बजे आम आदमी सेना ने ही किया था। तो किस तरीके से वो विरोध किया था? वो तो काफी कुछ जो है ना चर्चाओं में रहा है। देखिए, ऐसा था, वो विरोध ये था, मैं आपको बता देता हूँ कि केजरीवाल साहब बाथरूम में नहा रहे थे। इनको पता ही नहीं था कि आज इनके तरफ के अपने लोग इनके विरोध में आएंगे, क्योंकि अभी तक केजरीवाल के विरोध में कोई था ही नहीं। हमारा सिर्फ विरोध इतना था कि आपने सरकार किससे पूछ के गिराई, जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया, अब लोगों के बीच में पानी बिजली को लेके हम कैसे जाएंगे, वो मसले थे। लेकिन ये मिलना ही नहीं चाहते थे। वही हमें पहले दिन ही पता लग गया था कि जिस दिन सरकार गिरी और ये बनारस की तैयारी कर रहे, हम लोग बनारस चले गए। इनसे लड़ते लड़ते हमने वहाँ भी इनका विरोध किया कि आप यहाँ बनारस क्यों लड़ने आए,
जब सरकार दिल्ली में थी और 49 दिन की सरकार चलाई थी, आपको कांग्रेस का समर्थन था, सरकार क्यों गिराई? बाद में चीज़ें समझ में आई कि कुछ ऐसा था। एक इनकी सरकार गिरने से पहले मुलाकात पार्क होटल में हुई और उसके बाद ये बनारस गए और फिर वहाँ बनारस में मोदी जी के सामने इन्होंने फाइट स्टार्ट कर दिया अपना, और आम आदमी सेना यहाँ से पैदा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम देखो आज तक चुनाव में नहीं थे, पहली बार हम उत्तराखंड में चुनाव में आ रहे हैं। नहीं, विरोध भी वो अजीब ही तरीके से आपकी देखिए, तरफ से हुआ। विरोध ऐसा हुआ है कि हमने सरकार पे, क्योंकि हमने सीख लिया था इनसे काम करना, हमने इनके स्टिंग करने शुरू करे, सरकार की पॉलिसी को मॉनिटर करना शुरू किया। उसके बाद जब वो स्टिंग हो गए तो स्टिंग लेके हमारी पंजाब प्रभारी भावना अरोड़ा इनके पास गई हैं और उन्होंने टाइम ही नहीं दिया उनको कि भाई नहीं जाने तो हटाओ इनको, कोई स्टिंग विस्टिंग नहीं देखना, और वो सरकार का स्टिंग था। आप ये देखिए, उसके बाद जब हमें मौका मिला तो फिर वो इंक अटैक, पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि एक महिला मुख्यमंत्री को इंक अटैक कर गई, और वो महिला आम आदमी सेना की भावना अरोड़ा थी, पंजाब की प्रभारी। उसके 7 दिन के बाद एक स्टिंग और आ गया इनका, उसमें हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश जी आम आदमी सेना के, उन्होंने इनको शू अटैक किया। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये शू अटैक और इंक अटैक वाजिब है, लेकिन जब आपकी बात ना मीडिया सुन रहा है, ना शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है, तो फिर हमने ये स्टाइल पकड़ लिया। जैसे सेनाओं के अपने स्टाइल होते हैं ना, शिवसेना का एक अलग स्टाइल है, तो आम आदमी सेना का भी अपना स्टाइल है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर वो कोई भी हो सामने, हम छोड़ेंगे नहीं। फिर वो किसी भी प्रोटोकॉल में है, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप शपथ लेते हैं, आप विधायक बनते हैं, आप एमपी बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं, तो आप ये शपथ लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। फिर आपसे रिक्वेस्ट करने का कोई मसला बचता ही नहीं है, फिर सीधा उसको अटैक है। अटैक इन द सेंस ये नहीं कह रहे कि हम उसको मार पिटाई करेंगे, अटैक उसका फेस काला करेंगे, उसको जूते का हार पहनाएंगे। इसमें आम आदमी सेना को महारत हासिल है। अच्छा, महिला काफी मजबूत और सक्रिय रहती हैं आप। हमारी महिलाएं जेल तक चली गई हैं, क्योंकि हमने पाठ भ्रष्टाचार के खिलाफ पड़ा हुआ है। जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वहां हम फाइट कर जाएंगे, स्टिंग कर जाएंगे, एक्सपोज कर जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इनसे। अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो उसके बहुत सारे एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद फिर अटैक करते हैं। अच्छा, दिल्ली के बाद उत्तराखंड में दस्तक आपकी क्या मतलब? दिल्ली से बाद में हम पिछले चुनाव पंजाब में भी थे, हमने वहां भी केजरीवाल का डोर टू डोर था, नेगेटिव कैंपेन पैदा किया, क्योंकि ये दिल्ली की कुछ झूठ बोल रहे थे। लेकिन चुनाव तो लड़ा नहीं आपने वहाँ? चुनाव हमने अभी तक नहीं लड़ा है, पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी सेना। लड़ने जा रही है? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, 70 सीटों पे, पूरे 70 पे फाइट करेंगे। अच्छा, आप पिछली बार क्या नाम, मनीष सिसोदिया भी आए थे। जी जी जी। और आज एक कैंपेन भी जो है ना उनका चल रहा है कि केजरीवाल घर घर जाने जा रहे हैं। जी जी। वैन के जरिए डिजिटल, उन्होंने डिजिटल तैयार किया, तो उनके पास पैसा भी आ गया, अभी भ्रष्टाचार का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो रखा है। अभी वो 70 डिजिटल वैन भेज रहे हैं वहाँ पे। पहले हमारी ट्रेनिंग में ये थी कि आप डोर टू डोर जाएं और अपना एक पेपर देके समझाएं उनसे। अभी डिजिटलाइज हो गए हैं, इनके फंड भी आ गया, अभी 70 वैन भेज तो रहे हैं, लेकिन किस मुद्दों पे? ये झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोल दिया है कि कुछ भी फ्री नहीं है। हमने बिजली का बिल भी दिखाया, पानी का बिल भी दिखाया। ये झूठ बोल के यहाँ पहाड़ पे राजनीति नहीं करने देंगे हम इनको, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। दिल्ली में कोई बिजली फ्री नहीं है, कोई पानी फ्री नहीं है। और देखो, एक मसला और बता देता हूँ अभी आपको। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये चीज़ें शराब के ठेकों के लेके कल हुआ है, आप मानोगे नहीं कि दिल्ली में अब 850 शराब के ठेके हैं। अब सरकार ये कह रही है कि मैंने गवर्नमेंट का ठेका बंद कर दिया, लेकिन उसकी जगह प्राइवेट ठेका था। अब पूरी दिल्ली को प्राइवेट माफिया जो है, लिकर माफिया, वो संभाल रहा है बहुत बुरी तरीके से। दिल्ली शराब में डूब चुकी है। इन्होंने युवाओं में जो एज थी 25 ईयर, 25 साल की, उसको भी कम कर दिया है कि 21 साल का बच्चा लाइसेंस, 18 साल में लाइसेंस बनाए, 21 साल में ठेके पे खड़ा हो जाए। ये शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। आप शिक्षा की बात करते हैं यहाँ के उत्तराखंड में कि आप अपने 5 काम गिना दीजिए, 6 काम गिना दीजिए। आप दिल्ली के अंदर 21 साल के लड़के को हाथ में बोतल दे रहे हैं शराब की। अब जो लड़का स्कूल से पास आउट करेगा और वो शराब के ठेके पे जाएगा, इनको क्या करना था, उस एज को और बढ़ा देते। लोगों पे रोजगार की बात नहीं करते, काम की बात नहीं है, कोई व्यापार नहीं दिल्ली के अंदर। आप सिर्फ ठेकों पे काम कर दिया आपने। आपने 850 स्कूल क्यों नहीं खोले अभी तक? आपने कॉलेज नहीं बनाए, आपने राशन की दुकानें नहीं खोली। आप कह रहे मैं डोर टू डोर राशन दूंगा।
अभी 4 दिन पहले एक मीडिया ने स्टिंग किया है, उस कोरोना काल में जो राशन बंटना था वो स्कूलों में स्टॉक किया गया था, उसके अंदर चूहे लेट रहे हैं। आप क्या डोर टू डोर राशन दे रहे हैं? वो कई हजार टन जो है वो गेहूं जो है वो बर्बाद हो गया पूरा। अच्छा, उत्तराखंड में क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? देखिए, यहाँ भाजपा की सरकार है। देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए मैं भाजपा की सरकार, देखो अभी कितने बड़ी बात हुई है कि भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि 400 साल से तो हम गुलाम थे अमेरिका के। तो मतलब अभी क्या हम चुनौती कहाँ रह गई है? अगर आपको ये चुनौती लग रही है, कभी वो कहते हैं कि किसी की जीन्स फट गई है, मैं उसको देख रहा था, ऐसे मुख्यमंत्री अगर जिस स्टेट में, तो उसमें क्या चुनौती है सर? उसमें तो कुछ भी चुनौती नहीं। जो पहले मुख्यमंत्री थे 4 साल, उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने केदारनाथ से कोई सीख ली? नहीं ली। चमोली हुआ कितना बड़ा, आज तक भी वो 250-300-400 आदमी कहाँ हैं? कितनी लाशें निकाली, किधर गया वो? सब बैठा दिया कि कहाँ वो गए गांव जो आस पड़ोस के उस पूरे मॉब के अंदर बह गए थे, उनका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, चमोली आपदा में ट्विटर पर भी आपने कुछ भाई हमने यही कहा चमोली आपदा में कि सरकार जब केदारनाथ हुआ 10-12 हज़ार आदमी मारा गया था, सरकार ने क्या सीख ली? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितने पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पहाड़ों पे चल रहे हैं, ये क्या बिजली उत्तराखंड को दे रहे हैं? ये बिजली गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली बेच रहे हैं और यहाँ की बिजली महंगी कर रहे हैं। अरे बंद करिए, मौत है ये। अभी जितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सर्वे किया है, सभी ने ये कहा है कि आप अगर पहाड़ पे कोई भी वाइब्रेट करेंगे तो ग्लेशियर जो है स्लिप कर जाएगा, ग्लेशियर आएगा, फिर फ्लड आएगा, फ्लड बहुत दूर तक जाएगा, कितने हजारों लोग मारे जाएंगे। इन्होंने यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगाया। आप जाके देखिए डाक पत्थर, ढालीपुर, ढकरानी, कुलाल, एक कैनाल के ऊपर 4 पावर प्रोजेक्ट काम करते हैं ना। तो ये इनको अगर पावर करना ही था तो आप ऋषिकेश में आ जाओ ना, आप उस पे कैनाल बनाओ ना, आप वहां स्लोप दो ना, वहां बनाओ ना 4 बड़े प्रोजेक्ट। आप पहाड़ पे क्या कर रहे हैं? और आपने पहाड़ को दिया क्या? सड़कें तो है नहीं वहां पे। और इस तरीके की सरकार, वो आपको पता होगा भी, यहाँ पे गैरसैंण के अंदर लाठीचार्ज हुआ है महिलाओं के साथ, सड़क बनाने के ऊपर लाठीचार्ज कर गए आप, और आप उन्हीं को आप आज वोट मांग रहे हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि मदन कौशिक को गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है पुलिस का। मतलब ये पूरा उत्तराखंड कैसे चल रहा है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इनके स्कूलों की एजुकेशन कहीं अलग है क्या? हमें या तो इतिहास का नहीं पता, ऐसे मुख्यमंत्री जिसको ये भी नहीं पता कि हमें फ्रांस ने हम पे राज किया या अमेरिका ने किया। और कि मुख्यमंत्री तो ऐसे होने चाहिए थे जिस पूरा स्टेट संभालना है भाई। अच्छा, आम आदमी सेना क्या कहकर यहाँ की जनता को वोट के लिए कहेगी कि हाँ देखिए फ्री में मैं आपको जनता को बता देता हूँ, ये जो झूठे लॉलीपॉप होते हैं ना कि हम इतने कॉलेज खोलने वाले हैं, इतना कुछ, ये सब ये झूठ हो गया। अभी जनता को समझ गए ये। पहला मसला, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, अगर आप सरकार में भी आते हैं, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ईमानदारी से हो जाएंगी। हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम साथ में सब कुछ फ्री देंगे, तो ये झूठ है। अब ये लोग समझ चुके हैं। अरे पहले इन्होंने कर लिया, फिर हरीश रावत जी ने कर लिया, फिर इन्होंने कर लिया, ऐसे तो नहीं होने वाला। अभी क्या है, सबको पता है कि रोजगार जा चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है, वर्ल्ड की पोजीशन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो चुकी है। सरकार ने कोई रोजगार पे काम नहीं किया, व्यापार पे कोई काम नहीं किया, टैक्सेस पे काम कर रही है, ठीक है, बसेस पे नहीं काम कर रही, ट्रांसपोर्ट पे काम नहीं कर रही, रोड पे काम नहीं कर रही, शराब के ठेकों पे काम कर रही है। इनको लेके अगर आप सरकार पे आ रहे हैं तो वो नालायकी हो जाएगी बहुत बड़ी। क्लियर फंडा है, सब कुछ आराम से देंगे, ईमानदारी से देंगे, कुछ भी फ्री नहीं होगा, हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये सबसे पहले, जिस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार पहले से ही लॉक किया जाएगा, वो कोई भी काम करेगी, हित का काम होगा। अच्छा, काफी लंबी फहरिस्त आपके पास भ्रष्टाचार खोलने की रहती है हमारे पास। मैं तो आपको क्लियर बता देता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के अंदर ही है, आप पता कर लो एक बारी, पूरी की पूरी होटल इंडस्ट्री पता कर लो, कितने लोग टैक्स कर रहे हैं और कितने बिलिंग हो रहा है, कितने जीएसटी। में तो यहाँ 4 महीने से होटल में ही हूँ, कितने लोग जीएसटी कर रहे हैं, कितने सर्विस पे कर रहे हैं, कोई टैक्सीज नहीं है, पैसे दो और रोज चले जाओ। ऐसा ही यहाँ ट्रांसपोर्ट में चल रहा है। तो सरकार के कर की चोरी, सरकार नालायक है ना,
सरकार ऊपर चोरी कर रही है, नीचे लोग चोरी कर रहे हैं, तो जहां भ्रष्टाचार ऊपर नीचे होगा तो जो मध्यमवर्ती लोग हैं ना वो तो बर्बाद हो जाएंगे, और वही होता है यहाँ पे। अच्छा, एक मुहिम हाल ही में आपकी महिला विंग ने भी चलाई है कि जी, जी। 50% स्कूलों की फीस माफ देखिए, और वहीं क्या नाम स्कूलों का जो है ना, आज अखबार में भी आया था कि भाई यहाँ स्कूलों को नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी मुहिम पूरे उत्तराखंड में है। जी। आपको पता है कोरोना काल के बाद लोगों की नौकरियां चली गई, व्यापार जीरो हो चुका है, काम किसी के पास है नहीं। स्कूल जो माफिया थे, जो बड़े बड़े लाइटों वाले स्कूल, शीशे वाले स्कूल, फलाना बेंच स्कूल, डैंज स्कूल, अब वो बहुत सारी फीस बढ़ा के बैठे हुए हैं। अभिभावक के पास में पैसा नहीं है घर चलाने के लिए, उसका बच्चा पढ़ता है कॉन्वेंट स्कूल में, फीस कहाँ से देगा? अब वहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है। बहुत सारे लोग हमारे पास आए कि प्रभात जी इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने कहा इसके में एक ही चीज़, आंदोलन करते हैं, 50% फीस माफ होना चाहिए। कोई ट्यूशन वूशन छोड़ो, अभी जितना फीस सेटल था कोरोना से पहले उसका 50% कर दो, सब लोग देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले जो पैसा कमाते थे कोरोना से पहले, जब तक देश ठीक चल रहा था, कोरोना के बाद तो सब कुछ खत्म हो गया। तो आज उनकी जो कमाने की जो 1 लाख रुपए कमाता था वो अभी 30,000 रुपये कमा रहा है, जो 30,000 कमाता था वो 7,000 रुपये कमा रहा है। तो आपको फीस 50% करना पड़ेगा। उसको लेके सरकार और माफिया, स्कूल माफिया की गठजोड़ सामने आई है, जो कल अभी नोटिफिकेशन आया है। सरकार खुद कह रही है कि आप फीस ले लीजिए इनसे। मतलब सरकार के पास में ये जो हर घर का मसला है, हर घर से 2 बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए अगर सरकार के पास कुछ नहीं तो गारंटी मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि सरकार बदलने जा रही है। अभिभावक का इतना बड़ा संगठन है, हर घर का बच्चा स्कूल जाता है, सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही है। ये सरकार के स्कूल हैं, इन्हीं के पैसे से चलते हैं। एक बार थोड़ा सा जनता को बता दीजिएगा कि जनता आपसे क्या क्या उम्मीदें करे, ये बता दीजिए। सबसे पहले अगर सरकार में हम आए तो पहली बात तो भ्रष्टाचार जीरो होगा, बिल्कुल नीयत बिल्कुल साफ होगी, और अब कुछ भी फ्री में नहीं होगा। आपको पे करना पड़ेगा, तभी हम आपको पे कर पाएंगे। जहाँ फ्री की दुकानदारी होती है उसमें कहीं ना कहीं पीछे चोरी होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। अगर ईमानदारी से देश को चलाना है, स्टेट को चलाना है, तो भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म, सब कुछ पे होगा और ईमानदारी से होगा। चलिए प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाना मेरे साथ रहने के लिए। चलिए, ये प्रभात कुमार जी थे जिनसे मैंने बातचीत की, और आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से यहाँ की महिला विंग भी और पुरुष विंग भी आम आदमी सेना की लगातार कुछ पॉइंट्स इन्होंने जो है ना सेलेक्ट किए हैं, ये इन्होंने अपनी ज़बानी भी कहे हैं, और आगे उम्मीद भी यहाँ की जनता से भी इन्होंने अपील की है और उम्मीद भी जताई है कि फ्री में कुछ नहीं होता, कि कुछ ना कुछ तो जो है ना पे करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर इन्होंने जो कही है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।